मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर रही थी तब भी उन्होंने कभी ऐसा फ़ील ही नहीं होने दिया। तो मैं उनसे पूछती थी कि अगर मेरा नीट नहीं हुआ ऐसा मतलब वो एक मेमोरेबल पूरी लाइफ़ टाइम का एक्सपीरियंस था। का एंड आया मतलब वो तो बहुत ज़्यादा फ़नी एग्ज़ाम हॉल एनालाइज़ कर रही थी कि वहाँ का पंखा कैसा है, वहाँ की चेयर्स कैसी हैं। पेपर कैसा आया होगा? कैसे कर रहे होंगे सब? सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पर्ल से डॉक्टर पर्ल बनने की जो जर्नी है, ये जो डॉक्टर बनने का सपना है, ये कहाँ से स्टार्टिंग हुआ और कैसे ये अपने जर्नी तक इसकी मंज़िल तक पहुँचा? अ, मतलब जैसे पहले तो कोई क्लियर नहीं था कि डॉक्टर बनना है। जैसे फैमिली में सब बोलते थे कि बनना है, डॉक्टर बनना है क्योंकि कोई है नहीं फैमिली में डॉक्टर। बट मेरा इतना इंक्लिनेशन था नहीं, मैंने बताया था मतलब कि मैं थोड़ा मैथ्स वाली साइड पे ज़्यादा इंक्लाइन थी। बट फिर उसके बाद जब भी लास्ट ईयर कोविड वगैरह आया तो फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था और हम लोग सारे के सारे मतलब बहुत क्रिटिकल थे। तो तभी ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं ज़रूरी है मतलब। सो इट मीन्स कि कोविड जैसा सिचुएशन आपको एक सपना दे गया और यस, ग्रेट। स्पेशली अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि जब कोविड आया था तो आप 11th में थे? यस 11th। ओके सो कोविड की सिचुएशन 11th क्लास सो उस टाइम पे जब सभी बच्चों के मन में कहीं न कहीं एक उनका माइंडसेट डिस्टर्ब हो चुका था और सारी ऑफलाइन कोचिंग्स ऑनलाइन हो चुकी थी। तो घर पे पढ़ने का एनवायरनमेंट कैसे बना? आपकी फैमिली का उसमें क्या रोल रहा जो घर पे एनवायरनमेंट बना और आपने उस एनवायरनमेंट में कैसे 11th की प्रिपरेशन की? जैसे मैं मतलब 2020 में क्लास 11th में आई थी, तो तब तो मतलब सब कुछ ऑनलाइन था, टेस्ट भी ऑनलाइन थे, क्लासेस भी। तो मतलब स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन था, तो वैसे इतना मतलब मुश्किल तो आई थी कि स्विच करने में बहुत ज़्यादा। बट अब पता था कि यही है और यहीं से करना पड़ेगा और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मतलब पेरेंट्स भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं मतलब ऑनलाइन क्लासेस में, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर ऑनलाइन था तो ये था कि आने-जाने का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता था। तो मतलब ओके। कि ज़्यादा बॉदरेशन नहीं होती थी, थकान नहीं होती थी मतलब क्योंकि कोचिंग जाओ फिर वहाँ से आओ, स्कूल जाओ, हुँ, आओ, तो उस वज़ह से क्या होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बस हुँ। ऑनलाइन में ये एक मतलब एडवांटेज था, बट वही साथ में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे बट ठीक रहा मतलब 11th क्लास तो ऑनलाइन अच्छा गया। ओके। सो आप कह सकते हो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन कोई हार्ड नहीं है और उससे भी करके बहुत अच्छे से अपने सपने तक पहुँचा जा सकता है। हाँ, डेफ़िनिटली। हुँ, ग्रेट। तो आपकी 11th स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी 11th में ही? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सारी 11th स्ट्रॉन्ग हो गई थी बट ऐसा था कि जैसे केमिस्ट्री में कुछ लास्ट वगैरह के चैप्टर्स होते थे क्योंकि लास्ट में टाइम कम बचता था तो फिर कभी-कभी कोचेज़ भी फास्ट करा देते थे। तो जैसे ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो कभी वो मतलब थोड़े बहुत क्लियर नहीं हुए थे। बाकी जैसे फिज़िक्स को मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था 11th क्लास में ही क्योंकि मुझे पता था कि इसमें बाद में जी, कैसे क्या स्टेप था आपके फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने का? अगर आप बताना चाहें तो? मतलब जैसे फिज़िक्स में ना मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि मैं बताया मैं मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइन थी। तो मतलब मुझे फिज़िक्स बहुत पसंद थी और मैं मतलब बहुत शौक से पढ़ती थी। ख़ासकर 11th की तो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो मतलब जैसे कोचिंग वाले तो बहुत स्लो चल रहे थे, तो फिर मैंने मतलब थोड़ा आगे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन सोर्सेज़ वगैरह मतलब वीडियोज़ से और फिर मैं नोट्स बनाती थी और मतलब मुझे इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जैसे विजुअलाइज़ कर पाना और उसको, तो वो मैं करती थी और फिर मतलब मैं जैसे थोड़े आईआईटी वगैरह के जैसे मैकेनिक्स था, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड से उसकी मॉड्यूल्स लेती थी जेईई वाली, तो उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करती हूँ। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगी करना चाहिए। बट ऐसे ही मतलब इंटरेस्ट था तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि मतलब नीट-वीट छोड़ो, अपने इंटरेस्ट को देखते हैं ज़्यादा। तो बस वही था तो उस वज़ह से फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो गई थी मतलब 11th। ओके, सो हम कह सकते हैं कि आपका जो मैथ से थोड़ा कनेक्शन था और उस मैथ के कनेक्शन की वज़ह से आपको फिज़िक्स भी सॉल्व करनी अच्छी लगती थी और फिर आपने सॉल्व किया और जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती थी, नोट्स एंड ऑल तो फिर आप थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन भी टच करते थे। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए और अच्छे से क्वेश्चन हो गए तो। तो हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे सक्सेसफुल या सबसे सही मंत्र है कि आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली? यस, यस। सो ये 12th की जो जर्नी रही है आपकी, इस 12th की जर्नी में जो बोर्ड और नीट मैनेज करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि बोर्ड और नीट को कैसे मैनेज किया जाए और आपने कैसे मैनेज किया? मतलब 12th तो मेरी स्टार्टिंग तो बिल्कुल ही खराब जैसे होती है ना कि गई थी क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे 12th की स्टार्टिंग में और बहुत सारा मतलब जैसे मेरे 4
3-4 मंथ्स वेस्ट हो गए थे। ऐसा था कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े थे, रिवाइज़ भी करे थे, बट इतना डेप्थ में जैसे फिज़िक्स के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, उनमें मुझे एंड तक फिज़िक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम रही। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह केमिस्ट्री में, तो मुझे लास्ट तक प्रॉब्लम रही है क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग से ही क्लियर नहीं था। तो 12th तो मतलब ऐसे में सीरियसली मैंने सितंबर या अगस्त में ही स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद फिर हमारे दिसंबर-नवंबर में टर्म 1 के बोर्ड्स थे। तो फिर मैंने पहले क्या किया कि टर्म 1 के बोर्ड्स को कर लिया, उसके साथ नीट का भी प्रिपरेशन कर लिया क्योंकि टर्म 1 तो था भी ऑब्जेक्टिव ही था। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैंने मतलब सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व किया और एक बार नहीं मतलब बहुत बार जो है वो मॉड्यूल के क्वेश्चन्स और प्रीवियस ईयर कर लिए नीट के। तो उस वज़ह से मेरा मतलब टर्म 1 का तो स्ट्रॉन्ग हो गया था और फिर जब टर्म 2 आया तो मैंने टर्म 2 को वैसे कर लिया। और क्योंकि बोर्ड्स की हॉलिडेज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी होती थी, लंबे गैप्स होते थे, तो फिर उसमें मैं रिवाइज़ कर लिया करती थी, जो पुराना होता था। ओके। सो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने फिजिक्स की और केमिस्ट्री बायो की एनसीईआरटी को कैसे कवर किया? और स्पेशली याद करने वाली जो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रटना हम कह सकते हैं, ठीक है? रटना या एकदम लाइक मेमोराइज़ ही करना है, ठीक है? तो उसको आपने कैसे किया और एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस कितनी रही? 11th में तो मतलब मुझे इतना था नहीं कि फिज़िक्स की एनसीईआरटी का पता नहीं था कि उसको भी मतलब करना होता है। तो 11th में मैंने इतना नहीं किया था बट ये था कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे मतलब बट बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता था जो कि डायरेक्ट थ्योरी से होता था, तो वो मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो वो मैं टीचर से पूछ लेती थी और फिर उसके रिगार्डिंग थ्योरी पढ़ लेती थी। उसके बाद जब 12th में मैं आई तो फिर 12th में मैंने बिल्कुल क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो फिर मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी सेंटर्ड ही पढ़ना शुरू किया। तो मैंने फिज़िक्स में भी जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, तो उनको भी मैंने स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी से पढ़ना। तो मैंने उनको मैग्नेटिज़्म वगैरह को भी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पढ़ा था। और क्योंकि वो मैंने पढ़ा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ बोर्ड्स में भी और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन्स बहुत सारे आए थे मतलब नीट 2022 में भी, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। फिर जो फिज़िक्स में लास्ट के चैप्टर्स हैं मतलब मॉडर्न फिज़िक्स वाले, उनको तो मैंने मतलब एनसीईआरटी से पढ़ा था बहुत अच्छे से जैसे बायो पढ़ते हैं। मतलब इतनी बार नहीं पढ़ा था बट 2-3 बार अच्छे से पढ़ा था। क्योंकि वो बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे और स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उनको मैंने एनसीईआरटी से कवर किया था और फिर केमिस्ट्री में तो यही था कि जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स मैंने बताया मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उनका तो मैं जितनी बार पढ़ती थी मुझे वो उतनी बार भूल जाते थे। उतनी बार ऐसे माइंड से निकल जाते थे। तो फिर मैं बार-बार एनसीईआरटी से उसको पढ़ती थी और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मैंने एनसीईआरटी से अच्छे से की हुई है ताकि क्योंकि मतलब मेन तो एनसीईआरटी से ही आना होता था और फिर मैं उसके ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो एक टॉपिक जैसे किया फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, खासकर ऑर्गेनिक में बहुत मुश्किल होती थी। तो वो भी एनसीईआरटी से पढ़ा और बायो तो जैसे 11th क्लास में होता था कि मैं सबसे पहले लेक्चर देखती थी, फिर उसके क्वेश्चंस मतलब फिर उसकी एनसीईआरटी पढ़ती थी, फिर क्वेश्चंस करती थी और फिर टेस्ट देती थी। तो बायो में तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो तो 11th से साथ-साथ में एनसीईआरटी चलती रही। सो इस तरीके से आपने अपनी एनसीईआरटी को प्रेफ़रेंस दिया, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन्स होते हैं, जो डेरिवेशंस होते हैं और स्पेशली जो आपकी बोर्ड के लिए आंसर राइटिंग की क्लास होती है, आंसर राइटिंग आप लोग जो करते हो बोर्ड्स में, सो क्या इनका इम्पोर्टेंस नीट में है? और किस तरीके से हेल्प करता है? नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम लोगों का जैसे टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव था तो उसमें तो मैं नहीं कुछ बोलूँगी, लेकिन जो टर्म 2 था उसमें हमने बिल्कुल जैसे हमें स्कूल में भी लॉन्ग आंसर्स वगैरह ये सब प्रैक्टिस करवाया जाता था। तो जैसे अब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सेमीकंडक्टर्स था तो उसमें सोलर सेल, एलईडी उस सबको उसके बारे में डिस्क्राइब करना, उसका डायग्राम वगैरह, तो वो उसके ग्राफ्स वगैरह, तो वो हमें मतलब करने पड़ते थे और उसके रे ऑप्टिक्स वगैरह की डेरिवेशन उससे क्या हुआ ना कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और जब भी कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता था तो फिर ऐसा मतलब माइंड में एक डायग्राम या पिक्चर बन जाती थी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उस वज़ह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था। क्योंकि मतलब चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करने ही पड़ते हैं। तो ओके, ग्रेट। जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वी कैन से कि जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किस सोर्स से कौन-कौन से सोर्स फॉलो किए और पर चैप्टर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? अगर आपको कुछ लाइक एक जैसे एग्ज़ाम्पल दें। मतलब बायोलॉजी में तो जितने मॉड्यूल में मतलब क्वेश्चन होते थे स्टडी मटेरियल में, वो स्टार्टिंग में वो सारे ही करने पड़ते थे। तो मतलब पर चैप्टर मिनिमम 200 क्वेश्चंस तो होते ही थे और फिर उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट भी अलग से होता था और फिर बाद में कलेक्टिव टेस्ट भी होते थे, पार्ट टेस्ट वगैरह।
और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मतलब जितने भी मॉड्यूल के अंदर होते थे, अब कई चैप्टर्स में बहुत ज्यादा होते थे, कई में कम होते थे, तो मिनिमम 150 उसके भी हो जाते थे क्वेश्चंस। तो उतने मतलब जरूरी भी होते हैं कि आप हर टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर कर लें और हर एरिया टच कर लें। तो उसके बाद उसका टेस्ट अलग से होता था। बस यही है, मतलब जितना भी स्टडी मटेरियल था वो मैं करती थी। 11th में बहुत डे स्टार्ट करे थे, तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए या फिर फिजिक्स के लिए, तो पर वो इतना हेल्पफुल नहीं था, बट स्टिल कहीं लगे। एग्जैक्टली। सो सो आपने आपने एक दो सोर्स को फॉलो किया, मल्टीपल टाइम्स किया, राइट? यस। एक हो गए आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स, और एक सोर्स और कौन से थे? बुक्स या कोई सोर्स जो आप जैसे मतलब 11th में मैंने एचसी वर्मा पढ़ी थी, 12th में मैंने नहीं पढ़ी फिजिक्स के लिए, क्योंकि 11th में उस वजह से मेरे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गए थे और बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, मतलब कभी कभी एचसी वर्मा की थ्योरी पढ़ना, और जैसे लाइक ए स्टोरी, और फिर उसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा से इंटरेस्टिंग होते थे, तो वो करे थे। और फिर मतलब केमिस्ट्री के लिए मैंने बीच में मतलब एन अवस्थी करी थी थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, बट वो फिर वही है कि क्योंकि रिवाइज नहीं हो पाई, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, तो वो माइंड से बिल्कुल साफ हो गई थी, तो फिर लास्ट में वही था कि एनसीईआरटी और फिर एनसीईआरटी के साथ वाले क्वेश्चंस। जी, और पीवाईक्यूज भी आपने कई बार किए, उसकी भी इम्पोर्टेंस रही है। कितनी बार लगभग आपने पीवाईक्यूज किए होगा? पीवाईक्यूज मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम करती थी, फिर मैं वो मार्क कर देती थी जो मुझे नहीं आता, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं उनको ज्यादा फोकस करती थी और जो हो गया उसे कम फोकस करती थी। तो ऐसे मतलब 3-4 बार करा है बस। ओके, ग्रेट। सो मैं जानना चाहूँगा कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस नहीं बनते थे, ठीक है? तो उस टाइम पे उन क्वेश्चंस को कैसे आप एनालिसिस करते थे? क्या मिस्टेक कॉपी आपके पास थी? ठीक है? या फिर आपने टेस्ट दिया तो उनकी क्वेश्चंस की मिस्टेक या एनालिसिस किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते थे? मैं वो जानना चाहूँगा। जब भी स्टार्ट करी थी नीट प्रिपरेशन, तब तो ऐसा नहीं था कि मिस्टेक कॉपी बनानी है, एनालाइज करना है। तब तो जो होता था अच्छा है, जो नहीं होता था फिर उसको डाउट्स मतलब मार्क कर देते थे, टीचर से पूछ लेते थे। और मेरा तो ऐसा था कि मेरी बहुत बुरी हैबिट थी कि मैं डाउट पूछने के बाद में उसको घर जाके देखती ही नहीं थी कि इसमें क्या हुआ है, मुझे ऐसा लगता था मुझे हो गया है। बट फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, इसको दोबारा से देखना पड़ता है और उसको फिर से सॉल्व करना होता है। तो फिर मैंने मतलब जब मेंटरशिप ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मिस्टेक कॉपी, और मैंने सुना भी था बहुत सारे सीनियर्स से कि मिस्टेक कॉपी बनाना फिर उसको रिवाइज करना। तो फिर मैंने उसको स्टार्ट करा, तो जितने भी टेस्ट वगैरह के अजीब से क्वेश्चन होते थे फिर उसको मैं लिख देती थी, और वही फिजिक्स में मार्क करके रखती थी जो मुझे नहीं आए। तो फिर वैसे मैं उनको बहुत बार मतलब जो नहीं आते थे ना उनको मैं बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि पैटर्न तो फिर हर साल मतलब थोड़ा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो जी, हम लोग मेंटरशिप में अपने मिस्टेक कॉपी पे फोकस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि आपको वहाँ से आइडिया मिला कि मिस्टेक कॉपी की इम्पोर्टेंस क्या है, और डेफिनिटली आपने जैसे बताया कि हेल्प। तो यस। आप मेंटरशिप में मैं जानना चाहूँगा मेंटरशिप के बारे में, किसी भी पॉइंट मेंटरशिप के बारे में आपको पता कैसे चला था, और लगभग लाइक आप कब से जॉइन करने के प्लानिंग में थे, और फिर कैसे रहा? मतलब पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से इतनी कनेक्टेड नहीं थी। बट फिर जब मैं 12th में आई, तो फिर मैंने स्टार्ट किया मतलब इंस्टाग्राम वगैरह, तो उसमें मैंने बहुत सारे पेज फॉलो किए। तो तब मुझे पता चला कि पीसीबी पॉइंट कुछ है, तो ऐसे तो मुझे पता था कि जैसे पूरे साल भी उनका एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, बट मैंने उसमें एनरोल नहीं किया। फिर जब लास्ट में थोड़ा नीट पास आने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कर लेना चाहिए, हो सकता है हेल्पफुल हो जाए, और फिर बाद में ऐसे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि नहीं किया। और मतलब मुझे सच में हेल्पफुल हुआ। फिर मैंने क्रैश कोर्स जो है मतलब मेंटरशिप का जॉइन करा था, तो उसके साथ वो मतलब शीट्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह भी मिले थे, मतलब जो भी ओएमआर और डेली लॉग बुक वगैरह। तो फिर मैंने वो जॉइन करा था, और फिर मतलब डेली टारगेट होता था, तो एक सेट होता था कि इतना करना ही करना है। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, मतलब लास्ट तक एटलीस्ट रिवाइज़ भी हो गया था सिलेबस, और कंप्लीट भी अच्छे से। लाइक कि एक डिसिप्लिन हो गया कि आपको डेली टारगेट मिल रहा है, डेली डिसिप्लिन से टारगेट चेक हो रहा है, टारगेट नहीं अपडेट करने पे कॉल आ जाता था, ठीक है? सो इस तरीके की चीज़ें, उसके साथ-साथ आपको विज़न बोर्ड दिया गया, और ओएमआर लॉग बुक आपने बहुत यूज़ किया था। मैं स्पेशली देखता था आपके जो स्टॉप वॉच थे, लॉग बुक्स थे, ठीक है? वो आती थी, और कभी मिस हो जाता था तो उसका प्रॉपर आप रीज़न भी देते थे। जी। सो वो डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छे से दिखा था, और आपने बहुत अच्छे से जो भी कंटेंट्स थे उनको यूज़ करते हुए आपने अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से एनहांस किया था। तो बहुत अच्छा था आपका जो डिसिप्लिन था। तो इस तरीके से ओवरऑल आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो आप टेस्ट कितने देते थे? लाइक आपका कोई नंबर फिक्स था, या जस्ट टेस्ट दे दिया जब भी मन किया, और उसकी एनालिसिस कैसे करते थे? टेस्ट में मतलब स्टार्टिंग में मैंने बताया मेरा बैकलॉग था, जैसे 12th की स्टार्टिंग में मेरे को पता था, तो मैंने इतने टेस्ट
पे फ़ोकस ही नहीं किया। फिर उसके बाद जब मेरा बैकलॉग क्लियर होता जाता था, तो फिर मैं उस टॉपिक का टेस्ट देती रहती थी। मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ही मिस कर देती थी, लेट देती थी पर दे देती थी। और फिर लास्ट में मैंने मतलब बहुत सारे टेस्ट कोचिंग में थे ऑफलाइन, और फिर पीसीबी पॉइंट वाले भी थे वो, तो उनको भी मतलब प्रिंट करा के कुछ नहीं प्रिंट हो पाए, तो उनको ऐसे ही मतलब उसमें दिया था फ़ोन से पढ़ के। तो वो मैंने बहुत सारे लास्ट में फुल लेंथ बहुत सारे दिए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। लाइक जैसे मैंने देखा था आपने पीसीबी पॉइंट के चैप्टर वाइज़ टेस्ट जितने भी थे, जो हम लोग आपको प्रोवाइड किए थे हम लोग का जो लेयर ऑफ रिवीजन था, उसके अकॉर्डिंग हमने दिया था कि फर्स्ट लेयर में ये आप टेस्ट करोगे, सेकंड लेयर में। तो आपने चैप्टर वाइज़ टेस्ट को भी बहुत यूज़ किया। इवन जैसे हमने गूगल मीट ऑफलाइन टेस्ट, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था। सो उसको भी आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया। सो उससे आपको कितना एडवांटेज मिला कि गूगल मीट ऑफलाइन टेस्ट ये कैसी चीज़ थी आपके लिए? क्या नया था और कैसा लगा आपको? मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि गूगल मीट पे भी ऑफलाइन टेस्ट होता है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया, मुझे आइडिया नहीं था कि ये कैसा होगा। तो फिर आपने बताया कि इसको प्रिंट निकलवाना है वगैरह-वगैरह। तो फिर मैंने वो किया, और मतलब बिल्कुल ऐसे एकदम ऑनेस्टी के साथ टेस्ट दिया, जितना स्कोर आया उतना। और मतलब बिल्कुल भी ऐसा होता है ना कि घर पे बैठे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट में एग्ज़ाम में तो वैसा कुछ होगा नहीं और मैंने ही देना है। तो अभी तो क्या ही छुपाना, अभी जो मिस्टेक्स आनी चाहिए सामने, तो वो अगर पता चल जाए अभी से ही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में गड़बड़ हो, तो फिर बहुत ऑनेस्टी से वो दिए थे। नहीं है कि उस टाइम पे मेरा कोचिंग के भी टेस्ट चलते थे, तो फिर मैं क्या करती थी कि कभी जैसे फ्री होती थी तो उसके क्वेश्चंस एक बार रीड कर लेती थी टेस्ट के, या जो मुझे ट्रिकी लगते थे तो वो कर लेती थी, और फिर उसको जैसे आप मतलब बोलते थे कि उसका अभी-अभी रिपोर्ट भेजो, मतलब टेस्ट के खत्म होने के बाद, तो तभी एनालाइज़ कर ले कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक है। सो जैसे टेस्ट आप देते थे, तो टेस्ट में ज़रूरी है कि आपने बहुत से अप्स भी देखे होंगे और बहुत से डाउन्स भी देखे होंगे। तो जब टेस्ट में नंबर स्कोर कम आता था, आपके डाउन फ़ेज़ आता था, तो कैसा लगता था और कैसे खुद को सँभालते थे? ख़ैर हम लोग भी उसपे बहुत सारे ऑडियोज़ और मोटिवेशनल बातें करते थे कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, बट फिर भी लगता है। तो आपने कैसे फ़ील उसको मतलब कंट्रोल किया, सँभाला? मतलब ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि हर किसी को फ़ील होता है, और मतलब अब कोई सुपरमैन तो नहीं होता कि हमेशा वैसा ही मोटिवेटेड रहे, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो कभी-कभी बहुत मतलब बहुत बार डिमोटिवेशन आता था, और हर दूसरे दिन आता था, मतलब मेरी फैमिली जानती है। तो जब भी मतलब जैसे टेस्ट में मेरा अगर 600 से नीचे स्कोर आ जाता था, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, और फिर ऐसा होता था कि मैं उस दिन टेस्ट के अलावा और कुछ पढ़ भी नहीं पाती थी, क्योंकि टेस्ट जो होता था फिर मैं कुछ कर नहीं पाती थी। एक बार चेक करती थी, देखती थी क्या मिस्टेक हुई, अगर कम मार्क्स हैं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी। तो उस टाइम पे वही ऑडियोज़ वगैरह आपकी मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती थी, और इवन मेरे मम्मी भी सुनती थी और वो बोलती थी, "देख सर भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि तो फिर से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है।" तो फिर मतलब फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा उस टाइम पे, और फिर अगर ज़्यादा आ जाते थे तो फिर मैं मतलब ऐसा एक होप होती है ना, तो वो जाग जाती थी कि हाँ, नीट में हो सकता है इससे 10-20 नंबर ज़्यादा ही आ जाए। तो जैसा मुझे पता है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपके कनेक्टेड रही है, आपको सपोर्ट किए। हर बच्चे की लाइफ में फैमिली का इम्पोर्टेंस, उसके टीचर का इम्पोर्टेंस होता ही होता है। तो जब आपके नंबर्स कम आते थे या नंबर ज़्यादा आते थे, तो आपकी फैमिली आपके लिए कुछ स्पेशल थिंग्स करती थी। तो आप उसके बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे? लाइक हाँ, ऐसा तो होता था कि जब मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे या बुरे भी आते थे, मेरा मूड ऑफ होता था, तब भी वो मुझे बाहर लेके जाते थे कहीं पे, लाइक कभी कैफ़े में या कुछ खिलाने वगैरह। और अगर ज़्यादा भी आ जाते थे नंबर, तब भी एप्रिशिएट करते थे, और तब भी ऐसा बोलते थे कि अभी तेरे अच्छे आए हैं, तो एज़ अ रिवार्ड थोड़ा-सा ब्रेक लेके बाहर चलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एकदम कंटिन्यूअसली हम नहीं पढ़ पाते हैं, और माइंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें मतलब आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि ऐसा कहने में आसान होता है कि इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, मतलब होता है जस्ट एन एग्ज़ाम, बट स्टिल मतलब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता ही है। तो उसमें अगर फैमिली और मेंटर साथ में हो तो बहुत ईज़ी हो जाती है जर्नी। तो एग्ज़ैक्टली फैमिली का इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा रहा है और स्पेशली जितने भी पेरेंट्स हमारे
कॉन्टेक्ट में हैं, लाइक जितने भी बच्चे हमारे साथ मेंटरशिप में रहते हैं, हम उनके पेरेंट्स से वन टू वन मेंटरशिप में ज़रूर एक बनाने की कोशिश करें। क्योंकि पेरेंट्स का अगर सपोर्ट हो जाए और मेंटर, पेरेंट्स और बच्चे, ये तीनों एक साथ एक चीज़ करने की कोशिश करें, तो डेफ़िनिटली मंज़िल मिलती है। और सबसे बड़ी बात है जो आपके पेरेंट्स रियली लाइक आपने आपके लिए किया कि आपके अप्स आने पे भी आपको एप्रिशिएट करते थे और आपके डाउन्स आने पे भी आपको कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा चार्ज अप करने की कोशिश करते थे। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इंस्पायरिंग और एक मोटिवेटिंग रही होगी कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, हर पल में। लाइक बच्चे का क्या होता है कि बच्चे का स्कोर कम आया, वो अकेले रूम में रो रहा है, ठीक है? एज़ अ मेंटर हमें पता है कि टेस्ट के बाद डिस्कशन करना है और हमने कॉल किया, बच्चे को बात किया, सारी चीज़ें की। लेकिन एक फैमिली का जो बॉन्ड होता है, अगर एक फैमिली बैठ के, माँ-बाप बैठ के उसको समझाएँ, प्यार से बात करें, तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ये यस चीज़ सर। बहुत जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। तो रिवीजन करने का कोई आपका अलग से टेक्निक था या जस्ट टेस्ट से पहले कर लिया, टेस्ट के बाद में स्ट्रिक्स का कर लिया, ऐसे ही कि कोई स्पेशल वे या कोई तरीका? मतलब रिवीजन में मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती थी वैसा करती थी, कि मतलब जो चैप्टर मुझे नहीं आ रहा, जिसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है या जो कि माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया है, तो उसको मैं कर देती थी और कभी-कभी जैसे साथ में 2-3 रीडिंग्स लगा लेती थी, ताकि जो मतलब जैसे-जैसे नीड फ़ील होती थी कि यार ये बोल रहा है, इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, तो वही था। तो लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे आप नहीं भागे, जस्ट सिंपल कि भई सिलेबस ये है, पैटर्न ये है, मेहनत करना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यस सर। एग्ज़ैक्ट तो जैसे डेली स्टडीज़ करते थे आप, डेली स्टडीज़ के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ करते थे या फिज़िकल एक्टिविटी या फिर कह सकते हैं कि डेली रूटीन आपकी क्या थी? कुछ आप शेयर करना मतलब चाहो? जैसे मेरी डेली रूटीन स्टार्ट सुबह ही होती थी क्योंकि मैं रात को नहीं पढ़ती थी मतलब मैंने पूरे 2 साल में जैसे मैक्सिमम कभी 1 बजे तक जागा होगा, वो भी पढ़ने के लिए नहीं। तो रात को मैं पढ़ नहीं पाती थी, मेरी कंसंट्रेशन नहीं लगती थी, मुझे नींद आ जाती थी। तो फिर मैं सुबह उठ जाती थी जैसे 5-6 बजे। तो वही उठने के बाद मतलब ऐसे होता था कि मैं तो डायरेक्टली पढ़ाई पे बैठ जाती थी, पर मेरी मम्मा मुझे मना करती थी कि एकदम डायरेक्टली नहीं बैठ जाना होता। क्योंकि मैं बैठती थी उसके बाद फिर मुझे बॉडी में एक स्टार्ट हो जाती थी, एक 3-4 घंटे बैठने के बाद। तो मैं थोड़ा बहुत जैसे रिफ्रेशमेंट मतलब लेती थी बीच-बीच में और 11th में तो मैं बहुत ज़्यादा योगा पे फ़ोकस करती थी, मतलब मुझे बहुत पसंद था। वीकेंड से फाइनल डे जिस दिन हमारे पूरे 2 साल की मेहनत निकलने वाली रहती है। उस एग्ज़ाम से मुझे जहाँ तक पहले याद है कि उस एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप थोड़े-से बीमार हो गए थे और इवन आप इतना ज़्यादा थोड़ा-सा सोचने लगे थे कि सर लाइक 2 साल की मेहनत है, ऐसा-ऐसा। सो कैसे अपने आप को सँभाला? लाइक हम कितना ही आपको सपोर्ट करते हैं, हम कितना ही आपको मोटिवेट किए हों, लेकिन कहीं न कहीं लगता तो है कि यार अभी बीमार हो चुके हैं, कैसे खुद को सँभालें? तो उसमें इसमें स्पेशली आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, तो कैसे आपने किया? मतलब जैसे 17 को संडे को पेपर था, तो उससे पहले जैसे फ्राइडे, सैटरडे को अ, वाले वीक के मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा था कि पूरी की पूरी बॉडी में एक्स हो रहे थे और ऐसे उठा भी नहीं जा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी से टूट रही है और फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा हाई था और सर में तो ऐसा मतलब दर्द हो रहा था कि पूछो मत। तो उस टाइम पे ऐसा था कि कहीं न कहीं ना मतलब फैमिली भी डिसअपॉइंट हो गई थी। मतलब ऐसा ये नहीं है कि वो मुझसे नाराज़ थे या कुछ, बट ऐसा था कि वो थोड़े-से होपलेस हो गए थे। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा मतलब उनको भी था मतलब वो हर कुछ ऐसा पॉसिबल कर रहे थे कि जिससे मैं ठीक हो जाऊँ और एग्ज़ाम दे सकूँ अच्छे से। तो ऐसा होता है कि कभी-कभी मतलब नॉर्मल वायरल होता है, तो हम लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते नहीं है कि क्या करना, बट उस टाइम पे वो मतलब हर पॉसिबल डॉक्टर के पास मुझे लेके जा रहे थे। तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा रोल था, बट उस टाइम पे मुझे खुद में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मतलब अगर मैं बीमार ही रही, तो फिर 2 साल जो मैंने मेहनत करी है क्योंकि ऐसे भी मेरा बीमार होने का बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड था। तो फिर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर था। पर उस टाइम पे भी अगर जैसे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ा था क्योंकि मेरी मम्मी तो बिल्कुल होपलेस हो गई थी और वो कभी-कभी रो भी देती थी बीच में। तो जब वो रो रही होती थी तो मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता था कि मतलब मैं उनके सामने नहीं ऐसा हो सकती थी ना, तो उनको मैं बताती थी कि नहीं सिलेक्शन हो जाएगा, एटलीस्ट कोई ना कोई स्टेट का कोई ना कोई जीएमसी तो मैं ले लूँगी, आप टेंशन मत करो। तो फिर उनके मन में ऐसा होप सी आती थी। तो कहीं न कहीं जैसे मतलब थोड़ा-सा फेथ होता है ना गॉड पे और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस था कि इतना भी कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कुल मिला के बिलीव था खुद पे और कहते हैं ना कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा यस, करनी चाहिए, लेकिन फल की इच्छा के अंदर अपने आप को परेशान करके कर्म करना मत छोड़ दो। हम यस, अगर नए जनरेशन के हिसाब से बात और एक चीज़ मैं स्पेशली बोलता हूँ कि भई अगर अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ईश्वर की यस। इच्छा।
तो वो चीज़ें थोड़ी-सी पॉज़िटिव हमें फ़ील देती हैं कि चलो भाई करते हैं, एट द एंड रिज़ल्ट जो होगा वो तो रिज़ल्ट के दिन ही पता चलेगा। हम तो यस। मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप पॉज़िटिव रहे, अपने पे बिलीव रखा, हिम्मत रखा। सो इसके बाद आपका नीट का आ जाता है मोस्ट ऑफ द लाइक नीट ही चला था आपका। सो आप उस टाइम पे पढ़ रहे थे या आपको थोड़ा-सा रिफ्रेश रख रहे थे, थोड़ा ईज़ी रख रहे थे? जैसे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी पैनिक करने की। तो लेकिन उस टाइम पे जो मतलब आस-पास में लोग थे, मतलब जैसे फैमिली थी, टीचर्स थे, मेंटर्स थे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और जैसे 17 को पेपर था, तो मैंने 14 की शाम से पढ़ना बंद कर दिया था, मतलब मुझे करवा दिया गया था पढ़ना बंद, कि अब तुम छोड़ो, अब तुम रहने दो। क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़ तो इसने लिया है, अब कुछ गड़बड़ होगी तो वो इस वज़ह से होगी क्योंकि ये पैनिक कर जाएगी लास्ट मोमेंट पे। तो वही मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार पैनिक नहीं करना है, बाकी सब जो भी होगा, जितना होगा ठीक है। बट घबरा के अगर पेपर खराब हो जाएगा तो उसका बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आता हुआ भी नहीं आया। तो फिर मैंने पढ़ना मतलब थोड़ी बंद ही कर दी थी। और मतलब ऐसा तो था कि नेगेटिव थॉट्स तो माइंड में आते ही हैं क्योंकि हम अब इंसान हैं। लेकिन ऐसा था कि उस टाइम पे मैंने अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की कि थोड़ी पॉजिटिव चीज़ों में, लाइक उस टाइम पे जैसे मेरे को ऐसे थॉट्स आते थे तो मुझे बोल दिया जाता था कि मैं तुम सोचो ही मत, तुम कुछ और सोचो, तुम आओ डांस करो, मूवी देखो, गाना गाओ। तो मेरी मम्मा तो मुझे ऐसा मतलब प्रेशर देके बोलती थी कि तुम हँसो, ऐसे ही हँसो और गाना गाओ, मुझे गाना सुनाओ, ऐसा-ऐसा। तो फिर जैसे नीट के 1 दिन पहले हमने मूवी मूवी देखी सबने मिलके। ओके, तो ऐसा ओके ग्रेट। अपने फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ी बात करी। ऐसे नेगेटिव फ्रेंड्स से नहीं बात करनी चाहिए पेपर से 1 दिन पहले, बट थोड़े पॉजिटिव जैसे फ्रेंड्स होते हैं, तो उनसे बात-वात करी। बस फिर ऐसा हो गया। लाइक मैं कह सकता हूँ कि जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सिर्फ़ पर्ल नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रही थी और सिर्फ़ पर्ल के रूम रूम में नीट का एनवायरनमेंट नहीं था। पूरा फैमिली, पूरा घर और पूरा घर ही नीट का एक यस, एनवायरनमेंट बन गया था कि हर जगह नीट की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन हर जगह नीट नीट बात नहीं होगी। जहाँ पे जो ज़रूरत है, इसको जब रिफ्रेश करना है, यस। रिफ्रेश करेंगे, जब मूवी देखना है, मूवी देखेंगे। एक बहुत बैलेंस वे में आपको लाइक जर्नी को लेके गए हैं आपके जैसे फैमिली मेंबर। हमारी फैमिली में कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं थी, स्टार्टिंग से ही नहीं थी। जब मैं 7th या 8th क्लास में थी तब मेरी सिस्टर ने फ़ोर्स करके टीवी घर से हटवा दिया था। तो हम लोगों ने मतलब ऐसे 4-5 ईयर्स से टीवी देखा भी नहीं है। तो कोई ऐसे फैमिली में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, कोई नहीं देखता था, मतलब सब ऐसा ही रहते थे। और फिर थोड़ी बहुत तो मतलब जैसे मस्ती वगैरह चलती थी, तो डिस्ट्रैक्शन एज़ सच कोई भी नहीं थी। ओके, सो आपका लाइक जो मैं समझ पा रहा हूँ सेंटर पॉइंट ये है कि टाइम हम सब यूज़ करते हैं। जैसे आपने भी टाइम यूज़ किया है रिफ्रेशमेंट के लिए। लेकिन वो आपका टाइम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं था लाइक सोशल मीडिया आप अपनी फैमिली के साथ, उनके साथ कनेक्ट करके आप यस, उनकी अच्छा होता है कि सिर्फ़ सपने अपने नहीं होते हैं, सपने अपनों के भी होते हैं। तो यस। आपने उन सपनों को फ़ील किया है अपनों की आँखों में, सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और अगर थॉट थोड़ा-सा भी आता होगा कि यार छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो आपको लगता होगा नहीं यार, सपना मेरा नहीं है, अपनों का भी है। जिस दिन अपनों ने भी इतनी जैसे मेहनत यस, जो लाइक मेरा नीट का एग्ज़ाम था, तो मैं नीट के एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले यही मतलब गॉड से प्रे करी थी, यार चलो मैंने तो मेहनत करी है, जितनी करी है ठीक है, बट एट लीस्ट मेरे पेरेंट्स की, मेरी मम्मी-पापा की मेहनत को ही आप देख के थोड़ा-सा फल दे देना। तो इंस्टेड जब मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर रही थी, तब भी ऐसा उनके चेहरे देखकर ऐसा ऐसा लग रहा था कि कितनी सारी होप्स हैं यार। बट ऐसा था कि होप्स के नीचे बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं हो जाना होता, यार ये नहीं होगा तो फिर तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा फ़ील ही नहीं होने दिया। तो मैं उनसे पूछती थी कि अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे मेरे साथ? तो वो बोलते थे, "तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता तुम्हारा नीट नहीं हुआ तो।" तो बस ऐसा ही था। जी, बहुत अच्छा। सो फाइनल आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गई, सो वो 3 घंटा कैसे थे? फाइनल तक वो 3 आवर्स कैसे आपने इन चीज़ों को मैनेज किया? पेपर देख के कैसा लगा? और इस बार का पेपर तो थोड़ा-सा नहीं, मुझे बहुत मतलब ऐसा अजीब लगता है, पर मुझे उन 3 घंटे में बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसा ऐसा मतलब वो एक मेमोरेबल पूरी लाइफ़ टाइम का एक्सपीरियंस था। एग्ज़ैक्टली क्योंकि मतलब मैंने अपने उस रूम में, जैसे मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट राउंड 2 घंटे में खत्म हो गया था। और उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद घंटा 20 मिनट बचे थे। तो उसमें मैंने फिर से पेपर सॉल्व कर लिया, थोड़ा मतलब देख लिया और जो नहीं छोड़े हुए थे वो क्वेश्चन्स। और फिर जब पेपर का एंड आया, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा फ़नी था क्योंकि मुझे ऐसा उसमें ना ऐसे खुशी के आँसू आ गए। और तो मैं हाँ, पूरा का पूरा एग्ज़ाम हॉल एनालाइज़ कर रही थी कि वहाँ का पंखा कैसा है, वहाँ की चेयर्स कैसी हैं। तो मतलब वो एक बहुत अच्छा टाइम था। मतलब वो भी हाँ। ऐसे लगता है कि लाइफ़ का बहुत अच्छा टाइम था और ज़रूरी था एक्सपीरियंस करना। तो मैंने मतलब वो 3 घंटे मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रिपरेशन के वर्थ थे, मतलब एन्जॉय किया पूरा।
लेकिन लास्ट एग्ज़ैक्टली। में जैसे होता है कि खुशी के आंसू कि एटलीस्ट मतलब 2 साल के बाद ये खत्म हो गया सिस्टम पूरा का पूरा, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत, बहुत ज़्यादा क्योंकि वो 3 घंटे आप लोग के साथ-साथ मेरे लिए भी बहुत मेमोरेबल थे। मैं बैठ के अपने टेबल एंड चेयर पे आई आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि कैसा हो रहा होगा, पेपर कैसा आया होगा, कैसे कर रहे होंगे सब। सो सबके लिए आपके पेरेंट्स बाहर थे, उनके लिए भी रहा होगा कि ओह माय गॉड! क्या ही होने वाला है। सो हाँ, लेकिन एक होप थी। तो ओवरऑल मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, जैसे हर बच्चे की लाइफ में होता है, उनके पेरेंट्स का, उनके टीचर्स का, उनके मेंटर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है और आपकी लाइफ में आपके मम्मी-पापा सबके लाइफ में हीरो होते हैं। आपके लाइफ में सीरियसली योर मॉम इज़ लाइक अ हीरो, ठीक है? उनके लिए क्लैपिंग डेफिनिटली दिल से क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत की है, सीरियसली जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। एज़ अ मेंटर जो हम बच्चों के लिए करते हैं ना, एग्ज़ैक्टली हम वही फ़ील कराना चाहते हैं कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए केयर करते हैं, वैसे हम 24/7 केयर करने की कोशिश करें। बट आपके पेरेंट्स ने रियली वो काम आसान कर दिया, जिससे कि आप आज जर्नी तक पहुँच गए। सो आपको क्या लगता है जैसे बाकी जो बच्चे हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे हमारी फैमिली सिचुएशन हो सबके साथ हो। सो आप क्या कहना चाहोगे एक लाइफ में पर्सनल मेंटर या फिर पर्सनल टीचर या फिर जो पेरेंट्स के साथ बॉन्ड होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है नीट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए? तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि छोटी प्रिपरेशन तो है नहीं, 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है। कइयों के लिए मतलब 2 साल से भी ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे मतलब ऑब्वियसली हम लोग इंसान हैं, सोशल लाइफ़ होती है, तो बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं और सबकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें उस टाइम पे ऐसा होता है कि यार कोई हो जिसको हम लोग बता सकें एटलीस्ट शेयर कर सकें, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर हमारे माइंड में वो चीज़ें घूमती रहती हैं और फिर हम लोग फ़ोकस भी नहीं कर पाते। तो मेरा तो जो भी होता था मैं अपनी मम्मी से, अपनी सिस्टर से बात करके सब शेयर कर देती थी और जो भी मतलब पुराने टीचर्स वग़ैरह होते थे, उनसे भी शेयर कर देती थी। तो मतलब जैसे लास्ट के टाइम पे जब मैं बीमार हो गई, तो मुझे पता नहीं चल रहा था मैं किसे बताऊँ, क्या करूँ? क्योंकि अगर मैं अपने आकाश के टीचर्स वगैरह कोचिंग के बताती तो उनको भी ऐसा हो जाता कि ये मतलब लास्ट में आकर ऐसा बीमार हो गई है व्हाटएवर। तो फिर मैंने मम्मी भी होपलेस हो गई थी तो उनको भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको कि ऐसा-ऐसा हो रहा है और मुझे तो लग रहा है कि प्रिपरेशन पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई गाइड करे, कोई बताए और ख़ासकर जिसने एक्सपीरियंस किया हो। अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं बट हमारी फैमिली में ऐसे बैकग्राउंड से कोई नहीं था। उनको नहीं पता था कि कितनी इंटेंस प्रिपरेशन होती है, कितना कुछ मतलब करना पड़ता है, कितना माइंड में रिटेन करना पड़ता है और फिर अगर स्कोर कम आ जाए तो कितना बुरा लगता है। तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसा हो जिसने खुद एक्सपीरियंस कर रखा हो और जिसे पता हो प्रिपरेशन के बारे में, तो वो मेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब सबके पास होना चाहिए ऐसा। व्हाट इज़ मेंटरशिप अकॉर्डिंग टू यू? स्पेशली किसी की मेंटरशिप पॉइंट मेंटरशिप? मतलब लाइक कोई एक गाइडिंग फिगर होना, जो मतलब आप लोगों को गाइड कर सके। मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेंटरशिप में सिर्फ एक गाइडिंग फिगर ही नहीं था जो आपको बता रहा है कि रोज़ आपको टारगेट करना है या कंप्लीट करना है ये। आप मतलब बहुत सारे कभी-कभी इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, कभी-कभी नहीं ऐसा फील नहीं होता मतलब पढ़ने जैसा या कभी-कभी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लाइक 11th में अगर मुझे मेंटरशिप या फिर 12th की स्टार्टिंग में मिली होती, अगर मुझे पता होता तो मैं तब जॉइन कर लेती क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फेज़ था हम सब मतलब पूरी फैमिली का। तो उस टाइम पे तो मैं मतलब लाइक मतलब मैं डॉक्टर के पास जाती थी और वो मुझे बोलता था कि आपका कोई डोज़ है क्या सुबह और शाम रोने का? तो वो मुझे ऐसे बोलते थे। तो उसके मतलब उस टाइम पे अगर मेंटरशिप होती और पता होता कि इस तरह से गाइडेंस होती है, तो मैं एनरोल डेफ़िनेटली करती पर मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी उस टाइम पे। आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बिग कांग्रेचुलेशन एंड स्पेशली आपकी जर्नी के सबसे बड़े मेंटर और सबसे बड़े हीरो आपकी फैमिली है, आपकी मदर हैं। सो हैट्स ऑफ येस, हर। सो थैंक यू सो थैंक यू।